Hello students. So we are starting with economics of CSET. तो let me just give you a brief about the subject. So what happens is ये जो हमारा economics है ये इसके अंदर paper 3 है. This is our paper 3. Okay. In the your CSET paper तो ये हमारा paper 3 रहेगा. ठीक है. ये economics जो है ये पूरा syllabus हमारे इसमें we have total of 8 chapters. Total 8 chapters. Right. These 8 chapters are divided into 2 parts. Part A दे रखा है हमें एक, ठीक है, और एक पार्ट B दे रखा है. फाइन. पार्ट A जो है ये हमारा इको है. आई वुड रादर से कि इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा हमारे पास बिजनेस स्टडीज़ वाला कंटेंट भी है, तो ठीक है. पार्ट ए इकोनॉमिक्स के बारे में है एंड इवन वो इंडियन इको से रिलेटेड भी है, इंडियन इकोनॉमी भी आप बोल सकते हैं. पार्ट बी जो है दैट टॉक्स अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इस तरीके से करके हमारे पास ये चैप्टर्स रहेंगे. पार्ट ए के अंदर हमारे पास जो चैप्टर्स गिवन है वो है फ्रॉम चैप्टर 1 to 5. पार्ट ए का है ये. एंड चैप्टर 6, 7 and 8 ये हमारे पार्ट बी के अंदर फॉल करेंगे. फाइन. तो इस तरीके से हमारे पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स के अंदर. Today we are starting with the first chapter in the syllabus that is about बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है आप ये हेडिंग के अंदर नोटिस कर रहे होंगे, ये फर्स्ट चैप्टर भी हमारा ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. एक पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में एंड दूसरा इसके अंदर आएगा मार्केट कॉम्पिटिशन्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन्स. राइट. सो अगेन दिस चैप्टर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं विच इज डिमांड एंड सप्लाई. ओके, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम एक बार. फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक एट द डेफिनेशन कि डिमांड क्या होती है. व्हाट इज डिमांड. ठीक है. मीनिंग ऑफ डिमांड. सी, डिमांड जो है, डिमांड इज अ वर्ड. अगर मैं कहूँ कि कोई भी प्रोडक्ट है ना, जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उनकी डिमांड अराइज कैसे होती है. देयर आर बेसिकली आई कैन से 2 थिंग्स. एक इसके अंदर होता है एबिलिटी. फर्स्ट इज एबिलिटी टू पे. फाइन. दूसरा एलिमेंट जो इसके अंदर होता है वो होता है विलिंगनेस. फाइन. ये 2 एलिमेंट्स हैं जिनको मिला करके एक डिमांड कॉन्स्टिट्यूट होती है, विच सिंपली मीन्स कि एक तो किसी भी पर्सन का विलिंगनेस है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट देख के मुझे अगर ये लगे दैट आई वांट दिस प्रोडक्ट, वो मेरी नीड है, मुझे उसे परचेज करना है ना, तो विलिंगनेस तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए. राइट. अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए. अगर मेरे अंदर पेमेंट करने का एबिलिटी नहीं है, इफ़ आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे दैट मच, तो फिर डिमांड अराइज नहीं होती है. तो हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं और ये दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए. विलिंगनेस भी होनी चाहिए एंड साथ में एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए. ठीक है. देखते हैं. डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू अ कंज्यूमर्स डिज़ायर. तो ये विलिंगनेस डिज़ायर ही हो गया. ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर दी स्पेसिफिक गुड और सर्विस. तो देखो, एक तो हो गया विलिंगनेस, उसको परचेज करने की विलिंगनेस होनी चाहिए एंड साथ में पेमेंट करने की भी तो एबिलिटी होनी चाहिए, पेमेंट करने का भी विलिंगनेस होना चाहिए. ये दोनों कंपोनेंट्स जब साथ में प्रेजेंट होते हैं देन ओनली इट लीड्स टू डिमांड. अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो कभी भी आप वो प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएंगे, आप परचेज नहीं कर पाएंगे उसको, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डिमांड अराइज नहीं होगी. फाइन. अब ये लेके चलते हैं हमें एक लॉ के ऊपर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. फाइन. नाउ व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमांड. ये एक बार हम लोग देखते हैं. लॉ ऑफ डिमांड. सी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है, अगर मैं एक नॉर्मल कमोडिटी की बात करूं, कोई भी कमोडिटी है वो जितनी एक्सपेंसिव होती है, जितनी ज़्यादा महंगी होती है, वी टेंड टू परचेज इट लेस, है ना. हम क्या करते हैं, उसे कम खरीदना प्रेफर करते हैं.
वेयर एज अगर वही चीज़ हमें मार्केट में सस्ती मिल रही होती है तो हम क्या करते हैं, उसे ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा परचेजेस करते हैं, है ना। तो यही है लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, कि किसी भी कमोडिटी का जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो क्या होती है, फॉल होती है। एंड एज द प्राइस डिक्रीजेज इट्स डिमांड विल इंक्रीज। तो व्हाट यू कैन से कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि प्राइस के अंदर और क्वांटिटी जो आप डिमांड कर रहे हो उसके अंदर दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट है। मतलब अगर एक चीज़ ऊपर नीचे जाती है तो दूसरी ऊपर जाएगी। दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आई कैन से अगर प्राइस डाउन है तो डिमांड इंक्रीज होगी, ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड इसकी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, राइट। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, देखो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, देखो जब भी कभी आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, यू शुड ओनली कीप इन माइंड दोज टू थिंग्स। अगर आप मल्टीपल फैक्टर्स और पिक्चर में ले आओगे तो उन दोनों के बीच का कंपैरिजन या उन दोनों का आपस में असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक बार को बाकी सारी बातें साइड में रखनी है और सिर्फ दो फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना है, वन इज प्राइस एंड अदर इज क्वांटिटी डिमांडेड। फाइन, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीज़ों को क्या कर दो, इक्वल रखो। If the price of a commodity falls, the quantity demanded of it will rise. अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और वहीं अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Simple. It implies that there is an inverse relationship between price and quantity demanded. ठीक है, ये सिंपल वे में ये बोल रहा है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक फैक्टर ऊपर जाता है तो दूसरा फैक्टर फॉल करता है, एंड वाइस वर्सा। ओके, इन अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर एट अ लोअर प्राइस देन एट अ हायर प्राइस। अब ये अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, हम सिंपल वर्ड्स में इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज करें तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल होगी, और वहीं अगर प्राइसेस कम हुए तो डिमांड वुड इंक्रीज, ठीक है। एक बार इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक बार नोट्स पे मेंटेन कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, वी आर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। As soon as price increases, quantity demanded falls, and whereas if price falls, quantity demanded will increase. लेकिन ये बात ध्यान रखना, इन दोनों comparisons के अंदर आपको other things constant रखनी है, other things being constant लिख देती हूँ मैं इसको, other things being constant। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ओके। तो बाकी सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना है, कांस्टेंट अज्यूम करना है, तभी हम इन दोनों के बीच में क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। फाइन, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है, इसके आगे लिख देते हैं, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज द सिंपल मीनिंग जो ये इंटरप्रेट करना चाह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। अब एक बार हम कंटेंट पे चलते हैं। The law of demand
The law of demand describes the functional relationship between price and quantity demanded. Again repeated things ही बोल रहे हैं ये. Among various factors affecting the demand, price for a commodity is the most critical factor. We know this thing. Thus the demand of a commodity is mainly determined by the price. तो एक commodity की demand जो है ना वो completely dependent होती है price के ऊपर, है ना. अगर price आप कैसा quote कर रहे हैं उसके ऊपर है कि उसकी demand कैसे होने वाली है. अगर functional way में हम बताएं तो आप ये representation इसका दे सकते हैं. देखो क्या होता है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, जब कभी भी आप ये बोल रहे हो कि जैसे मैंने अभी कहा कि डिमांड जो है वो फंक्शन है प्राइस का, है ना. तो फंक्शनल रिलेशनशिप वर्ड का मतलब ये होता है कि दो फैक्टर्स के बीच में, है ना, क्या रिलेशनशिप है, कैसे रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से. फंक्शनल रिलेशनशिप सिंपली मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स. ठीक है. तो अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं तो जैसे डिमांड है, लेट अस सपोज डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स ले लेते हैं. ये क्या है, फंक्शन है. किसका फंक्शन है, प्राइस ऑफ एक्स का. ठीक है. ये सिंपलर वर्ड्स में हम इसको बोल सकते हैं, विच मीन्स देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. सिंपल. तो अगर ये इस तरीके से कोट करा हुआ आ जाए तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, डिमांड और प्राइस के बीच में क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है ना. मतलब समहाउ दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन होता है. फाइन. ओके. एक बार हम इसको इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. ये एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है इसमें. लेट अस हैव अ लुक एट इट. सी, द लॉ ऑफ डिमांड में बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल. आप नोटिस करिए यहाँ पे प्राइस दे रखा है कमोडिटीज़ का. ठीक है. जैसे ये प्राइस है, प्राइस पर कैन हम देख रहे हैं 80 से ये गिरा 70, 60, 50, 40 एंड ये देखो एक बार को ऐसा भी हो रहा है कि गुड्स आपको क्या मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं. जीरो प्राइस है मतलब गुड्स फ्री में मिल रहे हैं. ठीक है. जब आप नोटिस करो कि ये 80 रुपीज़ का प्राइस है ना, उस टाइम पे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जीरो है. मतलब इतना हाई प्राइस पे कोई इसको डिमांड कर ही नहीं रहा है ना. देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट. जैसे जैसे इन्होंने प्राइस को रिड्यूस करा वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड आप देखो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है. जब आप इसको फ्री में देने लग गए ना, यहाँ पे आप इसको फ्री में दे रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, तो देखो डिमांड क्या है, हाईएस्ट है. डिमांड इज हाईएस्ट ओवर हियर व्हेन यू आर गिविंग गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, विच सिंपली मीन्स कि एज प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. ठीक है. अब इसी सेम चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एक चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं. ये देखिए, जब हम इसका ग्राफ प्रिपेयर करेंगे तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. व्हाट यू कैन नोटिस ओवर हियर, क्या नोटिस कर रहे हैं आप यहाँ पे, ये हमने डिमांड कर्व बनाया है. ठीक है. ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है. यहाँ पर हम नीचे क्या रिकॉर्ड करते हैं, नीचे हम हमेशा इसके अंदर क्वांटिटी डिमांडेड नोटिस यहाँ पे कोट करते हैं और इस तरफ हम कमोडिटीज़ का प्राइस नोट करेंगे. ठीक है. तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमने इसका प्राइस, जब हमारा प्राइस क्या था 80 था, प्राइस जब हमारा क्या था 80 था, उस टाइम पे आप देखिए क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 0 है. फाइन. हमने इस प्राइस को रिड्यूस करके 60 के ऊपर ले आए, तो 60 पे ले आए तो वहाँ पर देखिए हमारा डिमांड कितना है, 400. अब हमने क्या करा, इस प्राइस को और रिड्यूस कर दिया, 40 पे ले आए. 40 पे ले आए तो फिर हमारे लिए क्वांटिटी डिमांडेड कितनी अराइज हो रही है, 800. तो ये देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. राइट. फाइन. जैसे ही आपने क्या करा, प्राइस को 0 पे ले लिया तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड हाईएस्ट है विच इज 1600. तो दिस शोज की क्वांटिटी, ये जो हमारा डिमांड कर्व है, ये कर्व किस नेचर का कर्व होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. ठीक है. दिस कर्व इज व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. अब अगर मैं कहूँ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, कारण डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे, द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन,
द रीजन इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, है ना. द रीजन इज सिंपल, व्हाट, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. सही है ना. इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस में एंड डिमांड में. ये हमारा इस तरीके से डिमांड कर्व बनता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या देखा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, राइट. लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने ये देखा कि प्राइस में और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड विल फॉल, प्राइस फॉल्स तो डिमांड विल इंक्रीज. मतलब डिमांड कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट. उसके बाद हमने देखा कि हमारा डिमांड कर्व कैसे बनता है ना. तो एक स्केड्यूल ड्रॉ करा हमने एंड उसके बेसिस पे फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करी. तो चार्ट के थ्रू हमें ये पता लगा कि डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग ये क्यों है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप है ना. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. फाइन, अब हम चलते हैं अजम्पशंस के ऊपर. अजम्पशंस देखते हैं. देखो क्या होता है, कोई भी लॉ, मतलब मैं ये कहूँगी जो इकोनॉमिक्स है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट अपॉन अजम्पशंस. पूरी की पूरी इको के अंदर क्या है, अजम्पशंस ही अजम्पशंस मिलेंगे आपको. तो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस जो जितने भी हमारे पास लॉज हैं वो सारे अजम्पशंस बेस्ड होते हैं. अब हमें क्यों अजम्पशंस कंसिडर करने हैं, कारण इसके पीछे यही है, कोई भी थ्योरी बनाई जाती है, कोई भी लॉ बनाया जाता है तो वो किन्हीं दो फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है, राइट. अब वो जो दो फैक्टर्स हैं, आप ज़्यादातर कंपैरिजन उन्हीं में ही कर सकते हो. अगर आप कोई थर्ड फैक्टर बीच में ले आए तो देयर कंपैरिजन, देयर असेसमेंट बिकम्स डिफिकल्ट, है ना. तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट हम क्या कर सकें, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर सकें. चलिए देखते हैं. दी अबव स्टेटेड लॉ ऑफ डिमांड इज कंडीशनल. कंडीशन हमने क्यों बोला, क्योंकि ये कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है. वो कंडीशंस अभी हम देखने वाले हैं. इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस एज गिवन एंड देयरफॉर ऑलवेज स्टेटेड विद दी अदर थिंग्स बीइंग. हम हमेशा क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट. अच्छा, इस फ्रेज का एक मैक्सिम है जो हम यूज करते हैं, विच इज सेटरस पैरेबस. इसको क्या बोला जाता है, सेटरस पैरिबस. दिस इज अ लीगल मैक्सिम, लैटिन मैक्सिम आप बोल सकते हैं. ये वर्ड है, ये हम इसके रेफरेंस में यूज करते हैं, सेटरस पैरिबस. ओके, ये इस वर्ड का मतलब ही क्या है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. इट रिलेट्स टू द चेंज इन प्राइस वेरिएबल ओनली assuming other determinants of demand to be constant. देखो डिमांड के ऊपर और भी कई फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है. जैसे मैं अगर बात करूँ income of a person, right? So if people are earning more, they would be spending more on the commodities, है ना, वो अपना खर्चा भी बढ़ाएंगे. अगर लोगों की इनकम कम है तो डिमांड भी कम अराइज होगी. और भी कई इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बट हम एक ही फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, मेजर फैक्टर, विच इज व्हाट, प्राइस, राइट. तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम अदर डिटर्मिनेंट्स को क्या मानते हैं, कांस्टेंट. The law of demand is thus based on the following ceteris paribus assumptions. ये वही आ गया ceteris paribus, ठीक है. इसी वर्ड को बोला जाता है, other things being equal को क्या बोला जाता है, ceteris paribus. क्या assumptions हैं ये देखते हैं. हम ये assume कर रहे हैं कि लोगों की इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है. There is no change in the income. ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम इनकम को भी फ्लक्चुएट करने लग गए तो आप प्राइस को भी देख रहे हो, इनकम को भी देख रहे हो. अब दोनों का इफेक्ट डिमांड के ऊपर क्या निकल के आ रहा है हम नहीं बोल सकते. एक का इफेक्ट नेगेटिव होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस का, वेयर एज मैं डिमांड की बात करूँ तो डिमांड का इफेक्ट डायरेक्ट आता है. अगर डिमांड बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, सॉरी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार के लिए स्टॉप करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा. Second,
नो चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, हम ये अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लेट अस टॉक अबाउट अर्बन एरियाज, है ना। अर्बन एरिया में लोगों के प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट फूड आइटम्स, तो ज़्यादा फास्ट फूड के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा लोगों का वो रहता है, फोकस रहता है, या रेडी टू ईट फूड्स हैं ये सब, तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस वो है। वेयर एज यू टॉक अबाउट रूरल एरिया, रूरल एरिया में लोग किस पे फोकस करते हैं, दाल रोटी, रोटी सब्जी, दैट्स इट, देयर बेसिक स्टेपल डाइट इज दैट ओनली, है ना। तो मैं कहूँगी कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से अर्बन एरियाज में फास्ट फूड का डिमांड बहुत ज़्यादा है और रूरल एरिया के अंदर बेसिक मील्स का डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस अफेक्ट कर रहे हैं ना डिमांड को इस तरीके से, लेकिन इसको मुझे एक बार के लिए क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ प्राइस का इफेक्ट चेक कर रही हूँ डिमांड के ऊपर। अगर मैंने इनको भी फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर दिया तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। थर्ड, नो चेंज इन द फैशन, लेट अस अज्यूम कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो फैशन ट्रेंड्स जैसे ही चेंज होते हैं वैसे ही लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, है ना। तो फैशन ट्रेंड का भी क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है डिमांड के ऊपर। जिस चीज़ का ट्रेंड जिस टाइम पे ज़्यादा चल रहा होगा वो चीज़ उस टाइम पे ज़्यादा हाई डिमांड में होगी, है ना। तो ये है, इसके अंदर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इसका भी। फोर्थ, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो रिलेटेड गुड्स के अंदर हम दो तरीके के गुड्स की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की और एक हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर किस टाइप के गुड्स आते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। द बेस्ट एग्जाम्पल इज टी एंड कॉफी, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, टी, कॉफी, ये दोनों एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं। तो मुझे बताओ, अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए तो पीपल वुड स्विच टू टी, है ना। अगर कॉफी महंगी हो गई तो लोग क्या पीने लग जाएंगे, चाय पीने लग जाएंगे। वहीं अगर मैं कहूँ तो एक सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस का इम्पैक्ट दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड पे आ रहा है, सही है, राइट। तो कैन आई से कि यहाँ पे दोनों रिलेटेड गुड्स के बीच में क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। कॉफ़ी के अगर प्राइसेस बढ़ गए तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, टी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। मतलब टी का डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में भी इम्पैक्ट आता है, बट हम ये मान रहे हैं कि अभी के लिए इन चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, द वन हु कॉम्प्लीमेंट्स द अदर, है ना। ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल, बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिया हमने, कार, पेट्रोल, ओके। अब मुझे ये बताओ कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो व्हाट डू यू थिंक, पेट्रोल वाली कार का प्राइस के डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, इनकी डिमांड कम होने लग जाएगी। लोग क्या करेंगे, दूसरी कार्स पे शिफ्ट होने लग जाएंगे, जैसे डीजल कार या ईवी या सीएनजी, है ना, इस तरीके की कार्स के ऊपर वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगेन अगर मैं कहूँ कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कार के ऊपर, डिमांड क्या हो जाएगी, पेट्रोल वाले कार्स की फॉल हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द इम्पैक्ट। तो यहाँ पे फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है। बट अगेन रिलेटेड गुड्स में मैंने आपको एक बार ब्रीफ कर दिया है कि दो टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अनदर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। तो इनको भी हमें यहाँ पे क्या अज्यूम करना है, कॉन्स्टेंट अज्यूम करना है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, हम फिफ्थ पॉइंट पे आ रहे हैं, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस या शॉर्टेजेस। अच्छा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का भी डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आता है। कैसे इम्पैक्ट आता है, अगर मुझे ये लग रहा है कि कल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, जैसे पहले के टाइम में ऐसा होता था
कि गवर्नमेंट अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज करती थी ना, तो वो एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन ला देती थी, पहले ही अनाउंसमेंट कर देते थे कि हम प्राइस बढ़ाने वाले हैं। एंड देन यू मस्ट हैव सीन, पहले ऐसा हुआ करता था कि पेट्रोल पंप्स पे लाइन लगती थी, लंबी लाइनें लगती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कल पेट्रोल क्या मिलेगा, मुझे महंगा मिलेगा, मैं आज ही मेरी कार की टैंक फुल करा लेती हूँ। सही है। तो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा, तो करंट में डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। अगर प्राइस आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉल होगा, तो मैं अभी क्यों खरीदूंगी चीज़ों को? मैं अपनी डिमांड को कंट्रोल करूंगी एंड मैं फ्यूचर में परचेजेस करूंगी, राइट? ये है 6th। लेकिन प्राइस चेंजेस को यहाँ पे मुझे फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस को मुझे यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम करना है, मैं कुछ भी अज्यूम नहीं कर रही हूँ फ्यूचर के बारे में। चेंज इन साइज, एज कॉम्पोजिशन, सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, मैं पॉपुलेशन से रिलेटेड ये जितने भी इंडेक्सेस हैं इन सबको क्या अज्यूम करती हूँ? कांस्टेंट, फिक्स्ड। नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, हम ये अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर के पास जो भी रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं है। ओके, नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल, तो कोई नहीं, जो पहले से अवेलेबल थे वही अवेलेबल है, कोई नई वैरायटीज या नए इनोवेशंस नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर चेंजेस हम क्या क्या देख रहे हैं? देखो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गया, ये हो गया रेंज ऑफ गुड्स। नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, वी अज्यूम कि डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का जैसे पहले था इंडिया के अंदर तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये इनइक्वल ही है ना, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है, नो चेंजेस। एंड वेदर कंडीशंस भी हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट। अब वेदर चेंजेस का क्या इम्पैक्ट आता है? फेवरेबल वेदर है तो उससे रिलेटेड, जैसे वुलन्स की मैं अगर बात करूं, अगर विंटर्स हैं तो वुलन्स की डिमांड अच्छी होगी। अगर किसी साल सपोज करो इतनी अच्छी विंटर्स नहीं हो रही हैं तो देयर डिमांड वुड बी लेस, है ना, तो इसके अंदर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता है, राइट? तो विद दिस हमने क्या देखा? हमने ये सारे डिटर्मिनेंट्स देखे हैं डिमांड के, और ये हमने देखा कि इन सभी डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, राइट? देयर इज नो चेंज, बिकॉज ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा, और पूरी इकोनॉमिक्स जो है ये अजम्पशंस पे ही चलती है ना, पूरा इकोनॉमिक्स अजम्पशन बेस्ड ही होता है। ये दो फैक्टर्स के बीच में मैंने बताया कि कंपेयर करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। फाइन। ओके, व्हाट वील डू इज़, मैं आपको नोट्स लिखवा देती हूँ। कौन से टॉपिक के बारे में नोट्स लिखवाती हूँ? मैं आपको डिमांड के डिटर्मिनेंट्स के बारे में लिखवाती हूँ। ओके, तो डिमांड के सर्टेन डिटर्मिनेंट्स होते हैं। लेट अस हैव अ लुक ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये अजम्पशंस ही हैं जो हम यहाँ पे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी वो सारे फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं, हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर जो मैं यहाँ पे लिखूंगी, द फैक्टर इज प्राइस। ठीक है, प्राइस ऑफ ओन गुड्स का खुद का प्राइस है। अगर इसके सिचुएशन में मैं बात करूं तो क्या होता है, जब भी कमोडिटी एक्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेयर एज कमोडिटी एक्स का प्राइस अगर फॉल होता है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, सॉरी, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप ना, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप ओवर हियर। Demand will fall and price falls, so demand will increase, right? Okay, second determinant ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेंट हम यहाँ से ले लेते हैं, इनकम को लिखते हैं वहाँ पे। इनकम हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट बन जाएगा, इनकम। ठीक है, अब इनकम का इफेक्ट कैसे आता है? अगर लोगों की इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है,
तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज दे विल टेंड टू स्पेंड मोर, है ना, वो ज़्यादा खर्चा करने लगेंगे अगर इनकम बढ़ती है तो। वेराज अगर इनकम कम होगी तो लोगों की डिमांड भी कम होगी। जैसे अभी मैं कहूँ इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा खूब है ना, बहुत इनकम है लोगों के पास, तो मे बी बिकॉज ऑफ देयर सेविंग्स और बिकॉज ऑफ द अर्निंग अपॉर्चुनिटीज वट एवर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उनका खर्चा भी बढ़ रहा है ना, खर्चा बढ़ रहा है जब भी तो इन्फ्लेशन हो रहा है, यही तो कारण है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इनकम। दूसरा डिटर्मिनेंट हम देखते हैं कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, थर्ड। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, देखो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के अंदर ये है कि कंज्यूमर जिस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेगा उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, और जो इतना प्रेफरेबल नहीं होगा वो नहीं। तो सिंपल मैं कहूँ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो है यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका, किसके साथ, डिमांड के साथ, ठीक है। मतलब अगर कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या हैं, फेवरेबल है तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, और अनफेवरेबल रहेंगे तो फिर डिमांड कम रहेगी, ठीक है, सिंपल। दूसरा डिटर्मिनेंट लेते हैं हम, फोर्थ, फैशन। फैशन के केस में भी यही है, फेवरेबल अनफेवरेबल। आई विल सिंपली राइट डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन होता है इसका भी डिमांड के ऊपर। नेक्स्ट हम इसके अंदर अब देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए अब ये भी रिलेटेड गुड्स अपने पास दो कैटेगरी के आएंगे, टू टाइप ऑफ रिलेटेड गुड्स वी आर गोइंग टू स्टडी। वैसे मैं ये बता चुकी हूँ बट स्टिल वील डिस्कस सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द अदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं कि अगर एक अवेलेबल नहीं है तो मैं दूसरा कंज्यूम कर सकती हूँ, है ना, इस टाइप की सिचुएशन है। तो सपोज करो प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, राइट, सो व्हाट विल हैपन, डिमांड ऑफ कॉफ़ी विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि चाय महंगी हो गई है तो लोग क्या करेंगे, अब कॉफ़ी पियेंगे। सिमिलरली इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स, द डिमांड ऑफ कॉफ़ी विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि अब चाय सस्ती हो गई है तो मैं अब कॉफ़ी को क्यों कंज्यूम करूँ, अब मेरे लिए कॉफ़ी से सस्ती चाय पड़ रही है ना। तो व्हाट विल डू इज हम टी को ही कंज्यूम करेंगे, तो टी की डिमांड बढ़नी है तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पे नेगेटिव ही आना है। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप कॉफ़ी का प्राइस ले सकते हैं, उसका इम्पैक्ट टी की डिमांड पे चेक कर सकते हैं, तो यही आने वाला है। तो इम्पैक्ट इसके अंदर क्या आएगा, What will be the impact in case of substitute goods? यहाँ पे होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट, है ना। तो अगर मैं इसका इम्पैक्ट चेक करूं, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ऑन डिमांड ऑफ अदर गुड, ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, फाइन। ऑन द अदर हैंड हम एक बार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को और डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार एंड पेट्रोल। सी व्हाट हैपेंस इज इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल increases, so the demand of petrol car will decrease। ये पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पेट्रोल वाली कार नहीं खरीदेंगे, हम दूसरे ऑप्शंस पे स्विच कर जाएंगे, फॉर एग्जांपल ईवी, है ना। सिमिलरली अगर पेट्रोल का प्राइस जो है वो फॉल होता है तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की कार्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम पेट्रोल कार्स को डिस्कस कर रहे हैं।
Okay, so what you can see over here is there is a negative relationship. There is a negative relationship. इनके केस में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ गुड्स. ठीक है, एक के प्राइस का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे के ऊपर. अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी. ओके, तो दिस इज व्हाट हम लोग रिलेटेड गुड्स के बारे में देख रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर. तो इसके बाद हम लोग दूसरे डिटर्मिनेंट्स और देखते हैं. इसके अंदर 6th डिटर्मिनेंट हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस देखते हैं. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. सी व्हाट हैपन्स अगर आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आपकी ये हैं कि प्राइस विल इंक्रीज, है ना. तो मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको, ऐसे लिखते हैं इसको, प्राइस इन फ्यूचर विल इंक्रीज, है ना. तो डिमांड एट करंटली उस डिमांड का क्या हो जाएगा? अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगी? अभी उस चीज को खरीद के रख लूंगी अपने पास. तो डिमांड विल राइज. सिमिलरली इफ द प्राइस इन फ्यूचर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो फिर जब चीज सस्ती होगी मैं तब खरीदूंगी ना. मैं अभी महंगी मिल रही है, क्यों खरीदूं उसको? तो डिमांड, करंटली डिमांड उसकी क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी, क्योंकि हम इसको फ्यूचर में खरीदेंगे, ये हमें फ्यूचर में ज्यादा सस्ता मिलेगा. ठीक है, अगेन इसका भी आप क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव रिलेशनशिप. ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गया. इसके बाद फिर हमारे पास आता है साइज, एज, ये सारे कॉम्पोजिशंस वगैरह, पॉपुलेशन. तो ये इसके अंदर भी क्या होता है ना? पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. इसके अंदर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है. रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल, डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेदर कंडीशंस, इन सब के अंदर मोस्ट प्रोबेबली फेवरेबल ही होता है. फिर भी मैं इसके अंदर लिख देती हूँ. एक हम गवर्नमेंट पॉलिसी को यहाँ पे लिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. देखो क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो बेसिकली दो तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली क्या करती है? दो तरीके की पॉलिसीज लेके आती है. एक तो गवर्नमेंट का होता है इसमें टैक्सेशन पॉलिसी, और एक होता है गवर्नमेंट का सब्सिडीज का पॉलिसी. सो वन इज टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, राइट. तो अगर गवर्नमेंट ने क्या करा है? टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो टैक्सेस बढ़ने से क्या हो जाएगा? कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा. अब प्राइस बढ़ गया तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? इन दोनों चीज़ों का इफेक्ट क्या आएगा? डिमांड विल फॉल. ठीक है, एंड द सेम हैपन्स वाइस वर्सा. तो टैक्सेस बढ़ाने से कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो डिमांड को तो क्या होना है? फॉल होना ही है. सिमिलरली सब्सिडीज पे चलते हैं. अगर गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज को बढ़ा देती है, मतलब अब क्या होगा? प्राइस सस्ता पड़ेगा, तो प्राइस रिड्यूसेस, डिमांड ऑल्सो, डिमांड विल इंक्रीज, डिमांड विल यहाँ पे इंक्रीज, क्योंकि कमोडिटी का प्राइस सस्ता पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है डिमांड इसकी बढ़ने वाली है. एंड द सेम गोज वाइस वर्सा. ठीक है, तो ये हमारी मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं जो भी अभी तक हमने देखे हैं. गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ओके. सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये हमने रिलेटेड गुड्स के हेड में स्टडी कर ही लिया है. फैशन ट्रेंड्स, ये सब फेवरेबल रहेगा. कस्टमर प्रेफरेंसेस फेवरेबल है. इनकम का भी फेवरेबल इम्पैक्ट ही है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है. प्राइस है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, राइट. सो वी हैव स्टडीड द डिटर्मिनेंट्स टुडे, है ना. एंड साथ में हमने लॉ ऑफ डिमांड देख लिया, इसके अजम्पशंस हमने देख लिए कि हमें सारी चीज़ों को क्या अज्यूम करना है? कांस्टेंट अज्यूम करना है, राइट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. फर्दर हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.